वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग को एक बात बता दें कि इस वीडियो में हम लोग मैथ और इंग्लिश का पोर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है टाइम टेकन है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा आप सबको। तो इसलिए हम लोग मैथ और रीजनिंग के पोर्शन को छोड़ करके बाकी जीएस और हिंदी को देखेंगे। जीएस और हिंदी को देखेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, परीक्षा में ज़रूर फंसेगा आपका प्रश्न। इससे प्रश्न जरूर आएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं प्रश्न नंबर 51। 1 से 50 तक 1 से 25 मैथ था, फिर 26 से 50 जो है इंग्लिश था। तो हम लोग 51 से शुरू करते हैं जीएस से। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 51 जो है, अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है लिया टाटा, नोएल टाटा, एन चंद्रशेखरन या फिर माया टाटा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोएल टाटा। नोएल टाटा को जो है टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो है रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं, रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 52 है, वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, जैनिक सिनर या फिर टेलर फ्रिट्ज। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर। जैनिक सिनर जो है इन्होंने 2024 के टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है, पुरुष एकल का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 53 है, सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल या फिर मुंबई। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मतलब कि जो ई गवर्नेंस का 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ये मुंबई में आयोजित किया गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 54 है, राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी। मतलब कि एक योजना है जिसे 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन। यह कब शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन है 2014, 2016, 2015 या फिर 2012। तो ये जो योजना है सितंबर 2014 में शुरू की गई, तो इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 55 है, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण है। ऑप्शन है 2, 1, 4 या फिर 3। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। पूरा पाषाण के 3 चरण हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 56 है, कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। ऑप्शन है मौर्य, इंडो इस्लामिक, सूफी या फिर द्रविड़। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो इस्लामिक। मतलब कि ये जो कुतुब मीनार है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 57 है, भारत में पहली जनगणना पहली बार 1872 में फिर डैश है के अधीन शुरू की गई थी। ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लॉरेंस या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। पहली जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी, परंतु 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लगातार हर 10वें वर्ष जनगणना शुरू की गई थी। मतलब कि नियमित जनगणना रिपन के शासनकाल से 1881 शुरू किया गया था, लेकिन भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में मेयो के शासनकाल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। भारत के जो संविधान है उसमें अंगीकरण का जो तिथि लिखा गया है 26 नवंबर 1949 लिखा गया है। और हमारे भारत देश का जो पूरा संविधान है मतलब पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जबकि संविधान में जो तिथि है मतलब उसके मैक्सिमम पार्ट जो है 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो प्रश्न नंबर 59 है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है। ऑप्शन है हिंदी, मराठी, असमिया, बांग्ला। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला। हमारा जो राष्ट्रगान है ये बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। इसके रचयिता जो हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्होंने एक देश की और राष्ट्रगान की रचना की है, तो वो देश कौन सा है। तो बांग्लादेश है। उसका नाम क्या है, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार
बांग्ला। तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। देखिए, इसका न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का मतलब है कि कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें यह बताया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब कुछ उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में जाकर के लागू नहीं कराया जा सकता। तो आप लोग को बता दें, जो नीति निर्देशक तत्व है इसे कहा जाता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है भारत के संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 में है। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है, 36 से लेकर के 51 तक में है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 28 साल, 30 साल, 40 साल या फिर 35 साल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 साल। मतलब राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 157 में बताया गया है, अनुच्छेद 157 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 62 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का फिर डैश सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन है 7वां, तीसरा, 9वां या फिर छठा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां देश है, 7वां देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। प्रश्न नंबर 63 है, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है काल बैसाखी और बार 22 दिसंबर को जो हाल ही में PCS का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ये जो काल बैसाखी है ये पश्चिम बंगाल में आता है। ये तूफान है उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत में लू, इसे ही लू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 64 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम नेशनल पार्क जो है ये असम में है। कहाँ पर है? असम में, याद रखिएगा। तो यहीं पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मानस। ये जो है एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। देख लेते हैं, गुजरात में जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट है, एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध, मतलब एशियाई सिंह के लिए। कर्नाटक में एक राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 65 है, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बॉक्साइट, कोयला, तांबा या फिर लौह अयस्क। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ जो बैलाडीला पर्वत श्रेणी है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं प्रश्न नंबर 66 है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है हजीरा बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखते हैं प्रश्न नंबर 67 मतलब 66, विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? ऑप्शन है पीला, बैगनी, हरा या फिर लाल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी की जो तरंगदैर्घ्य होती है ये एकदम न्यूनतम होती है, लाल की जो होती है अधिकतम होती है। प्रश्न नंबर 68 है, माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष प्रदीपक इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज जो माइकल फैराडे द्वारा किस सन में की गई थी? ऑप्शन है 1820, 1825, 1827 या फिर 1822। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1825 में इसकी खोज की थी। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम और कॉलम 2 को मिलाना है? तो देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, तो मतलब इसका आपको हम पहले मतलब समझाते हैं। ये जो खाद्य सामग्री है और अपमिश्र मतलब कि इसको बता करके बेच दिया जाता है, मतलब कि धांधली कर दी जाती है। जैसे पपीते के बीज को काली मिर्च बचा के बेच दिया जाता है, और पीला यदि लिखा है पीला एनिलीन रंजक जो है इसको हल्दी बता के बेच दिया जाता है। यदि ए को पहले को डी में मिलाए तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट उत्तर सी,
राइट उत्तर सी। तो डिटर्जेंट जो है दूध बता के बेच दिया जाता है, और आर्जिमोन के जो बीज हैं ये सरसों का तेल बता के बेच दिया जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 70 है, चिकनगुनिया फिर डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, तो ऑप्शन है क्यूलेक्स, एनाफिलीज, एडीज या फिर माइनासोनिया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडीज। चिकनगुनिया जो है एडीज के काटने पर होता है। प्रश्न नंबर 71 है, सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? ऑप्शन है सल्फर, पोटेशियम, सोडियम या फिर कोबाल्ट। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटेशियम का जो है ये सिंबल होता है के, प्रतीक होता है के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है अमर्त्य सेन, एस्टर डुफ्लो, डेविड रिकार्डो या फिर एडम स्मिथ। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने ही सबसे पहले बताया था कि यदि अर्थव्यवस्था में उच्च घाटे की स्थिति चल रही हो तो लोग जो है अत्यधिक बचत को बढ़ावा देते हैं, अत्यधिक बचत को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न नंबर 73 है, गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर गुजरात। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। गिद्दा और भांगड़ा जो है ये पंजाब का है। झारखंड में होता है एक बिरहोर, बिरहोर। गुजरात में होता है डांडिया, डांडिया और गरबा, डांडिया और गरबा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 74 है, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा, मतलब रथ यात्रा जो है हर वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है सारनाथ उत्तर प्रदेश में, पुरी उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, जयपुर राजस्थान में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा, पुरी उड़ीसा में। आप लोग इससे परिचित होंगे। जो ये रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा जो है पुरी उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 75 है, जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 75 है, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ऑप्शन है शशि प्रभु, चंद्रकांत भाई सोमपुरा, राम तुषार, रामवीर तुषार, सुथार है जो तुषार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है चित्रा विश्वनाथ। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांत भाई सोमपुरा। याद रखिए, ये गुजरात के वास्तुकार है जो कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के प्रमुख आर्किटेक्ट है, मतलब वास्तुकार है। तो ये था जीएस का। तो अब हम लोग देखते हैं हिंदी का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन है हीरा, पीतल, अस्त्र या फिर यमुना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। यमुना नदी विशेष का नदियाँ जो है स्त्रीलिंग है, नदियाँ जो है स्त्रीलिंग विशेष का नदी है। ऑप्शन नंबर 77 है, प्रश्न नंबर 77 है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। तो ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर कुछ भी नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। ये जो दिन शब्द है, दिन शब्द पुल्लिंग है, दिन शब्द पुल्लिंग है। दिन हो, पर्वत के नाम हो, महीनों के नाम हो, तारा हो, धातु हो, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। प्रश्न नंबर 78 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं। ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन, तबवचन, दोनों में। देखिए, इसको देखकर कोई बता सकते हैं ये बहुवचन है, लेकिन ये बहुवचन नहीं है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन है। क्योंकि देखिए, लड़के ने मतलब कोई पार्टिकुलर लड़का जो जिसने रमेश जो कि सिंगल व्यक्ति है उसको मारा है, तो कोई एक लड़का। यदि बहुत लड़के हो तो लड़कों ने हो जाता है, तो इसमें लड़के हैं तो ये एक वचन है। तो इसका 78 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 79 है, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? ऑप्शन है ए में, देखिए इसमें जो मूर्धन्य जो ध्वनियाँ हैं, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट, ठ, ड, ढ, स। ये जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, मूर्धन्य ध्वनि। आप लोग ध्वनियों को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो प्रश्न नंबर 80 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। ऑप्शन है, प्रश्न है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। ऑप्शन है मोहन, बालक, परिश्रमी या फिर ईमानदार। तो इसमें जो व्यक्तिवाचक है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोहन। मोहन जो है एक व्यक्ति है, तो इसी के बारे में बताया गया है जो कि परिश्रमी और ईमानदार है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है मोहन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब कि पुरुषवाचक सर्वनाम को चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। ऑप्शन है आप अंदर आकर या फिर बैठिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप। मतलब आप जो है किसके लिए कहा जा रहा है? आपके लिए कहा जा रहा है। तो इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आप हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 82 है, निम्नलिखित में से
विशेषण उपवाक्य मतलब कह रहे हैं कि इसमें विशेषण बताइए कौन सा है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। देखिए विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए, जो जिस सबसे विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, फिर ऑप्शन बी है जो मेहनती होता है, सी जो है सफल, डी जो है वही बच्चा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो मेहनती होता, मतलब कि जो मेहनती होगा भाई वही तो सफल होगा ना। तो मेहनती शब्द जो है ये बच्चे की जो है बच्चे की सफलता की विशेषता बता रहे हैं। क्यों सफल हुआ, क्योंकि वो मेहनती था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 83 है सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। ऑप्शन है विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण, प्रविशेषण। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। देखिए ये चंचलता जो है ये गुण होता है, किसी बच्चे का गुण होता है, इसलिए ये जो है गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 84 है माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। देखिए इसमें सुबह जो है, सुबह नाश्ता कब बनाती है, सुबह सुबह जो है एक समय होता है, समय मतलब काल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालवाचक। ये इसमें जो है क्रिया विशेषण है कालवाचक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 85 है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 6 या फिर 2। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। दो भेद होते हैं। होता कौन कौन सा है, सकर्मक होता है, एक होता है अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन है प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, संयुक्त या फिर पूर्वकालिक। देखिए उसने नहाकर, पहले नहाया मतलब पहले नहाया फिर भोजन किया, इसमें जो नहाकर है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्वकालिक, मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया है, मतलब कि पहले इसने नहाया है तब भोजन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 87 है मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है। ऑप्शन है संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक और करण कारक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करण कारक। मैं तुमसे मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, तुम से, तो इसमें राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करण से। फिर ऑप्शन नंबर 88 प्रश्न नंबर 88 है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचान, मतलब कह रहे हैं कि वाक्य में किस प्रकार का त्रुटि है। तो ऑप्शन है विशेषण, वचन, लिंग, कारक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कारक। कारक की त्रुटि है। क्यों त्रुटि है, क्योंकि लक्ष्मण के लिए होश में लाए नहीं बल्कि लक्ष्मण को होश में लाए, लक्ष्मण को होश में लाए। देखिए प्रश्न नंबर 89 से जो 93 है ये गद्यांश का प्रश्न है, तो एक बार हम लोग गद्यांश को देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर, याद रखिए। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता उसकी आध्यात्मिकता में है, इसके अंतर्गत शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया गया है। आत्मा सर्वव्यापक है, इसलिए हमारे यहाँ चींटी से कुंजर तक में एक ही आत्मा का विस्तार माना जाता है। इसमें सर्वोदय की भावना जागृत होती है। हम सबके कल्याणी सुखी होने की कामना करते हैं, हम सबके कल्याण की इच्छा करते हैं, क्योंकि हम सब में वही सत्ता ओतप्रोत है जो हम में है, सत्य और अहिंसा, इसीलिए हमारे जीवन के अंग रहे हैं। परहित के लिए त्याग और बलिदान की भावना से युग युग का भारतीय अनुप्राणित रहा है। यहाँ सैकड़ों शिविर दधीची मोरध्वज हुए हैं। ये तो पैसेज है, तो इसका हम लोग प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो इसमें प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है 89 है कौन सर्वव्यापक है। कौन सर्वव्यापक है, तो ऑप्शन है चींटी, कुर्जर, मनुष्य, फिर आत्मा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मा। आत्मा जो है सर्वव्यापक है, मतलब कि आत्मा हर जगह पर है। प्रश्न नंबर 90 है हमारे जीवन के अंग रहे हैं। देखिए इसके जो उत्तर होते हैं पैसेज के, आपको जो पैसेज पढ़ेंगे उसी में से आपको छांटना है, तो ये बहुत ही इजी होता है, आप लोग इसको गलत ना कीजिएगा। तो हमारे जीवन के अंग रहे हैं, ऑप्शन है धन, संग्रह और भौतिकता, सत्य और अहिंसा, सर्वार्थ और स्वार्थ और लिप्सा, असत्य और हिंसा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्य और अहिंसा, मतलब हमारे जीवन के अंग रहे हैं सत्य और अहिंसा। युग युग का भारतीय किस भावना से अनुप्राणित रहा है। ऑप्शन है स्वार्थ की भावना से, लोभ की भावना से, अन्याय की भावना से, त्याग और बलिदान की भावना से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्याग और अनुदान की भावना से। प्रश्न नंबर 92 है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता किसमें है। ऑप्शन है भौतिकता में, आध्यात्मिकता में, सात्विक जीवन में, सांस्कारिकता में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आध्यात्मिकता में। देखिए ये सांस्कृतिक प्रमुख विशेषता किसमें है, तो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता में है। ये आप लोग पैसेज में देखेंगे तो इसमें लिखा है, देखिए भारतीय
जो संस्कृति की विशेषता है किसमें है, ये लिखा है कि आध्यात्मिकता में है। तो आप लोग पैसेज में पूरा उत्तर छिपा है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा तो उत्तर निकल जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 93 जो है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शरीर की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया गया है? ऑप्शन है आत्मा को, शरीर को, मनुष्य को, पशु पक्षियों को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा को। तो किसको दिया गया है? आत्मा को। प्रश्न नंबर 94 है, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, रेखांकित इसकी एक शब्द बताइए। मतलब कि ये जो आंखों के सामने था, इसका आंखों के सामने क्या होता है? तो ऑप्शन है सामने, आगे, प्रत्यक्ष, अभिसर्यक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष। जो आंखें के सामने होता है उसे ही तो प्रत्यक्ष कहा जाता है ना, तो कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा? प्रत्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है स्वर संधि, हाँ ये सही है। व्यंजन संधि, ये भी सही है। विसर्ग संधि, ये भी सही है। अनुस्वार संधि, ये संधि है, उपसंधि है। तो इसका उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार संधि। ये उपसंधि है, ये मुख्य संधि नहीं है, ये अनुस्वार संधि है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 96 है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कि कह रहे हैं कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, यदि इसको सरलतम रूप में किया जाए तो क्या होगा? देखिए इसमें ऑप्शन देखने से पहले देख लीजिए, ये तो और बड़ा हो गया, हो ही नहीं सकता। ये भी और बड़ा, ये हो ही नहीं सकता। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ। तो भाई अपने को घोषित किया, तो उसने, यदि सरलतम शब्दों में कहें तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 97 है, निम्न नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की, इन इधर 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 सब तो गलत है, इन प्रगति करना है। देखिए सी और डी तो गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की, इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो प्रश्न नंबर जो 97 है, तो इसका देखिए इन 10 वर्षों में, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, ये सबसे शुद्ध है, क्योंकि 10 वर्ष 10 वर्ष होना चाहिए, 10 वर्षों होना चाहिए ना। तो प्रश्न नंबर 98 है, प्रश्न नंबर 98, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है उत्साह, विस्मय, क्रोध या फिर भय। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। रौद्र का होता है क्रोध, याद रखिएगा, क्रोध। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, राम परीक्षित प्रिय को या फिर मुंशी प्रेमचंद को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का जादूगर कहा जाता है, उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, उपन्यास सम्राट। इनकी ही रचनाएं हैं गबन, गोदान, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न है, आज आकाश में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। जिसका ऑप्शन है जलज, जलधि, जलद, नीरज। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलद। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, आकाश में क्या छाए रहते हैं? बादल। तो बादल की पर्यायवाची जो है जलद होती है। क्या होती है? जलद होती है। तो ये था जीएस और हिंदी के प्रश्न। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।